नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी में एक ऐसा नाम है जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो सा जाता है। एक ऐसे नायक जिन्हें हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। आज हम उन्हीं की कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे बयान से करते हैं जो हमारे पढ़े लिखे इतिहास को आप कह सकते हैं पूरी तरह से हिला देता है। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के कागजों पर साइन किए थे। सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं थी। 1956 में जब वो भारत के बंटवारे और पावर ट्रांसफर पर बात कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को उसकी नींव से हिला सकता है। आज हम इसी कमाल की रणनीति, हिम्मत और देश प्रेम की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो नेताजी के जबरदस्त सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके शुरुआती दिनों में, जहां से ये सब शुरू हुआ। 1897 में जन्मे बोस बचपन से ही आप कह सकते हैं तेज और थोड़े बागी किस्म के थे। 1916 में एक किस्सा हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, ओटन। उन्होंने भारतीय छात्रों के साथ बुरा बर्ताव किया। तो बोस ने क्या किया? उन्होंने विरोध की कमान संभाली और नतीजा, उन्हें कॉलेज से ही निकाल दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं। इसके बाद भी वो इंग्लैंड गए और उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा आईसीएस में चौथी रैंक लेकर आए। अब सोचिए, आईसीएस में चौथी रैंक। उस जमाने में ये किसी भी भारतीय के लिए एक सपने जैसा था। पावर, पैसा, सम्मान सब कुछ मिलता। लेकिन बोस के लिए ये एक धर्मसंकट बन गया। वो सोच रहे थे कि मैं उस हुकूमत के प्रति वफादारी की कसम कैसे खा लूं जिसे मैं जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूं। तो बस उन्होंने उस आरामदायक जिंदगी को लात मारी और संघर्ष का रास्ता चुन लिया। तो भारत लौटकर वो कांग्रेस में तो शामिल हो गए, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी के साथ उनकी सोच में एक बड़ा फर्क था। देखिए, गांधी जी का स्वराज नैतिकता और अध्यात्म पर टिका था, वहीं बोस का पूर्ण स्वराज था, मतलब पूरी तरह से आज़ादी, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, बिना किसी समझौते के। गांधी जी के लिए अहिंसा एक अटल सिद्धांत था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बोस के लिए ये एक रणनीति थी, मतलब जरूरत पड़ी तो हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटना है। और यहीं से उनका वो मशहूर नारा निकला जो आज भी हमारे जहन में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था दोस्तों, ये एक कॉल टू एक्शन था। एक पूरी पीढ़ी से कहा गया था कि तुम अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी दो और मैं तुम्हें एक आज़ाद देश का वादा करता हूं। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने उन्हें फिर से पकड़ा और कलकत्ता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। पर क्या नेताजी को दीवारें रोक सकती थीं? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे थ्रिलिंग कहानी। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, सच में। 16 जनवरी 1941 की रात उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाया और सोचिए, 62 पुलिस गार्ड्स को चकमा देकर निकल गए। उनके भतीजे सिसिर बोस ने गाड़ी चलाई और उन्हें मुश्किल पहाड़ी रास्तों से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचाया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहां से उन्होंने ऑरलैंडो मजोटा नाम का एक नकली इटालियन पासपोर्ट बनवाया और सीधे बर्लिन पहुंच गए। बोस का प्लान एकदम क्लियर था। वो जानते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ ब्रिटेन इस वक्त सबसे कमजोर है। उनकी स्ट्रैटेजी सीधी थी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, और इसी सोच के साथ वो जर्मनी पहुंचे थे ताकि ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाकर भारत की आज़ादी के लिए मदद ली जा सके। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया, हिटलर से भी मिले, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि हिटलर को भारत की आज़ादी से ज्यादा अपने मतलब से काम है। तो बोस को लगा कि असली मदद तो पूरब से मिलेगी, जापान से। और बस उन्होंने एक और खतरनाक सफर की तैयारी शुरू कर दी। और ये सफर जमीन पर नहीं था, ये था अटलांटिक और हिंद महासागर के नीचे एक जर्मन सबमरीन में। जरा सोचिए, 3 महीने तक दुश्मन के जहाज़ों से छिपते छिपाते, हर पल मौत का खतरा, जान हथेली पर रखकर वो एशिया पहुंचे। ये सफर ही उनके इरादों का सबसे बड़ा सबूत था। सिंगापुर पहुंचते ही उन्होंने रास बिहारी बोस की बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की कमान संभाली और उसे नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। और देखते ही देखते 40,000 भारतीय सैनिक उनके झंडे के नीचे आ खड़े हुए।
और ये सैनिक कौन थे? ज्यादातर वही थे जिन्हें अंग्रेजों ने युद्ध में बंदी बनाया था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से अपनी वफादारी तोड़ दी और भारत माँ के लिए लड़ने की कसम खाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। नेताजी सिर्फ एक फौजी कमांडर नहीं थे, वो एक शानदार स्टेट्समैन भी थे। 21 अक्टूबर 1943 उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। अब ये क्या थी? ये एक सरकार थी जो देश के बाहर से काम कर रही थी, लेकिन खुद को भारत का असली प्रतिनिधि मानती थी, और इसे जापान, जर्मनी समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। और ये सिर्फ नाम की सरकार नहीं थी, इस सरकार का अपना कैबिनेट था, अपना बैंक था, बैंक ऑफ आज़ाद हिंद, अपनी करेंसी थी, और तो और एशिया की पहली महिला फाइटिंग रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट भी इसी सरकार का हिस्सा थी। मतलब वो आज़ादी से पहले ही एक आज़ाद देश का पूरा ढांचा तैयार कर चुके थे। फिर गूंजा वो नारा, दिल्ली चलो, और आज़ाद हिंद फौज जापानीज सेना के साथ इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में दाखिल हो गई। उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार भारतीय जमीन पर तिरंगा फहराया। एक पल को तो लगा कि सपना बस अब सच होने ही वाला है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। खराब मौसम, सप्लाई की कमी और दुश्मन की हवाई ताकत, इन सब के सामने आईएनए को पीछे हटना पड़ा। मिलिट्री के हिसाब से देखें तो ये एक हार थी, लेकिन इसी हार में भारत की आखिरी और सबसे बड़ी जीत का बीज छुपा हुआ था। युद्ध खत्म हुआ और जापान ने सरेंडर कर दिया, और इसके बाद अंग्रेजों ने एक ऐसी गलती की जो उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। उन्होंने आईएनए के 3 बड़े अधिकारियों, एक मुस्लिम शाहनवाज खान, एक हिंदू प्रेम कुमार सहगल और एक सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। वो सोच रहे थे कि इससे डर पैदा होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। लाल किले के इन मुकदमों का असर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिन आईएनए सैनिकों को अंग्रेज देशद्रोही साबित करना चाहते थे, वो पूरे देश के लिए हीरो बन गए। हर तरफ उनके सपोर्ट में प्रदर्शन होने लगे, और इस आग की सबसे बड़ी चिंगारी लगी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, वही सेना जिसके भरोसे पूरा साम्राज्य टिका था। और फिर आया फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी के 20,000, जी हाँ, 20,000 से ज्यादा भारतीय नाविकों ने बगावत कर दी। 78 जहाज़ों पर उन्होंने ब्रिटिश झंडे उतार फेंके और आईएनए के समर्थन में नारे लगाने लगे। ये बगावत ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील थी। और यहीं हम वापस आते हैं प्रधानमंत्री एटली के उस बयान पर। उन्होंने बाद में खुद माना था कि इस नेवी विद्रोह ने उन्हें एहसास करा दिया था कि अब वो भारतीय सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। और जाहिर है, जिस सेना के दम पर आप राज कर रहे हों, जब वही आपकी ना रही तो देश छोड़ने के अलावा और क्या रास्ता बचता है। ये थी नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज की असली जीत, एक नैतिक और रणनीतिक जीत। नेताजी की मौत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य हो सकता है, लेकिन उनका असर, उनकी विरासत एकदम साफ है। आईएनए के संघर्ष ने उस छोटी सी चिंगारी को वो आग बना दिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। तो आखिर में एक सवाल जरूर